जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th प्री बोर्ड परीक्षा 2021 एमपी बोर्ड दीर्घोत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक सॉल्व करेंगे। यह पार्ट 4 है। विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली को समझाइए। ब्रेटन वुड्स प्रणाली में क्या था कि जो डॉलर था, अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी उसको स्वर्ण में निर्धारित कर दिया गया था, यानी 35 अमेरिकी डॉलर के बदले में 1 औंस स्वर्ण लिया जा सकता था। अब विभिन्न देश क्या कर सकते थे कि विभिन्न देश अपनी मुद्रा को डॉलर में परिवर्तित कर सकते थे और डॉलर के बदले में स्वर्ण ले सकते थे। जो देश अपनी मुद्रा के बदले में जितनी अधिक डॉलर ले सकता था उसकी विनिमय दर अधिक होती थी और जो कम ले सकता था उसकी विनिमय दर कम होती थी। तो इस प्रकार डॉलर की जो दर थी वो स्वर्ण में निर्धारित की गई। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग डॉलर लेकर और स्वर्ण में अमेरिका से परिवर्तित कराने लगे। धीरे धीरे अमेरिका के जो स्वर्ण भंडार थे वो खाली होने लगे और अमेरिका ने इस व्यवस्था से हटने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो थी वो खत्म हो गई। इसे लिखेंगे कैसे? विभिन्न देश जो थे उन ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंतर्गत डॉलर की जो कीमत थी वो स्वर्ण में निर्धारित की गई। 1 औंस स्वर्ण के बदले में 35 डॉलर लिए जा सकते थे। अन्य देशों की मुद्राओं की जो कीमत थी वो डॉलर में निर्धारित की गई और उस अनुपात में विनिमय संभव था। इस व्यवस्था का लाभ किसे हुआ? इस व्यवस्था का लाभ औद्योगिक देश जापान और 1950 के बाद तो इसका लाभ विकासशील देशों को भी प्राप्त होने लगा। परंतु इस व्यवस्था के कारण धीरे धीरे अमेरिका के स्वर्ण भंडार खत्म होने लगे और अमेरिका ने इस व्यवस्था जो है उससे हटने का निर्णय लिया। परिणामतः ब्रेटन वुड्स व्यवस्था समाप्त हो गई। किसी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व समझाइए। मांग की लोच का अर्थ है जैसे रबर है, रबर को छोटा भी किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? लोचशील है। यानी यदि मांग घटाई बढ़ाई जा सकती है तो मांग में लोच है। जैसे लोहा है, उसे न घटाया जा सकता न बढ़ाया जा सकता है। यानी यदि मांग को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता तो वो बेलोचदार है। अब स्थानापन्न वस्तु देखते हैं। स्थानापन्न जैसे चाय का स्थानापन्न कॉफ़ी है। यदि चाय ना मिले तो कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी ना मिले तो चाय पी सकते हैं। तो यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनकी मांग लोचशील होती है और जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती तो उनका उपयोग करना ही है तो उनकी मांग कैसी हो जाएगी? बेलोचदार। व्यय की राशि का अनुपात। यदि आप अपनी आय का एक छोटा सा भाग किसी वस्तु पर व्यय करते हैं, जैसे नमक, यदि ऐसा तो नहीं है कि नमक सस्ता हो जाए तो आप बहुत नमक खाने लगेंगे या नमक महंगा हो जाए तो आप नमक नहीं खाएंगे। तो इसकी मांग कैसी है? बेलोचदार। क्यों है? क्योंकि अपनी आय का आप थोड़ा सा भाग खर्च करते हैं, इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ने या घटने का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि आप व्यय की राशि छोटी है तो मांग कैसी होगी? बेलोचदार। और यदि व्यय की राशि बड़ी है तो मांग कैसी होगी? लोचदार होगी। वस्तु का स्वभाव। अनिवार्य वस्तु जैसे दवाई क्या है? अनिवार्य वस्तु है। ऐसा तो नहीं कि दवाई सस्ती मिले तो आप ज़्यादा दवाई खाएंगे। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है? बेलोचदार। जबकि विलासिता और लोचदार की वस्तुएं आप तब खरीदते हैं जबकि वे सस्ती मिलती हैं। तो इनकी मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। फिर है वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना। जैसे आपके जब स्कूल खुलते हैं तो आपको बैग की ज़रूरत भी है, आपको बुक की ज़रूरत भी है, लेकिन आप बैग थोड़ा सा फटा है तब भी काम चला सकते हैं लेकिन पुरानी बुक से काम नहीं चला सकते। यानी बैग
जो है उसके उपभोग को आप स्थगित कर सकते हैं, लेकिन किताब के उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते। तो जिसके उपभोग को स्थगित नहीं किया जा सकता उसकी मांग बेलोचदार होती है, और जिस वस्तु के उपभोग को स्थगित किया जा सकता है उसकी मांग लोचदार होती है। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, जैसे कि बिजली से आप कूलर, पंखा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मिक्सी, कई चीज़ें चला सकते हैं, तो इसकी मांग कैसी होगी? लोचदार, क्योंकि यदि बिजली महंगी मिलने लगे तो आप कुछ उपभोग को कम कर देंगे। संयुक्त मांग, जैसे आपके पास मान लीजिए कार है, तो फिर पेट्रोल की मांग कैसी होगी? बेलोचदार, क्योंकि आपके पास कार है तो कार चलाने के लिए आप पेट्रोल जरूर खरीदेंगे। तो संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है। चित्र की सहायता से मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को समझाइए। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग का अर्थ है कि वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तब भी मांग कभी तो घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः लोचदार मांग। कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है। दूसरा है सापेक्ष लोचदार। सापेक्ष का मीन्स होता है अधिक लोचदार, यानी कीमत में परिवर्तन तो कम हुआ और मांग में परिवर्तन अधिक हो गया। तो कीमत के अनुपात में जब मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम सापेक्ष लोचदार मांग कहते हैं। देखिए, कीमत में परिवर्तन केवल इतना हुआ है, जबकि मांग में परिवर्तन डबल से भी ज़्यादा हुआ है। इकाई लोचदार, इसमें आपको दिख रहा है कि कीमत और मांग में बराबर परिवर्तन हुआ है। तो जब मांग में ठीक कीमत के बराबर परिवर्तन होता है तो उसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। सापेक्षतः लोचदार, बेलोचदार। बेलोचदार यानी लोच नहीं है। लोच नहीं है मतलब कीमत में तो इतना परिवर्तन हुआ लेकिन लोच नहीं है, इसलिए मांग में क्या हुआ? कम परिवर्तन हुआ। तो कीमत के अनुपात में जब मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, कीमत की तुलना में जब मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है तो हम उसे सापेक्ष बेलोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः बेलोचदार यानी लोच बिल्कुल है ही नहीं, यानी मांग का वक्र जो है वो एकदम सीधा है। कीमत कभी तो बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, लेकिन मांग उतनी ही रहती है। यानी कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हमें उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसके चित्र हम केवल एक चित्र से बना सकते हैं, यह आपको दिख रहा होगा। इनमें थोड़ा सा ही परिवर्तन करना होगा। पहला है पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार यानी मांग में लोच नहीं है, तो मांग वक्र को हम सीधा कर देंगे। ये हो गया पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी ये जो कीमत है ये कभी बढ़ जाए कभी घट जाए लेकिन मांग इतनी ही रहेगी, तो ये क्या हो गया? पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः लोचदार क्या होगा कि मांग में कितना भी परिवर्तन हो सकता है। ये डी वक्र एकदम आड़ा हो जाएगा आपका। कीमत स्थिर है, मांग कभी कम हो जाती है और कभी बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः लोचदार मांग। इकाई लोचदार का अर्थ होता है कि कीमत और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जितना आपका कीमत में परिवर्तन हुआ है उतना ही आपका मांग में परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन कैसे हैं? समान हैं। तो जब कीमत और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इकाई लोचदार मांग कहते हैं। सापेक्षतः लोचदार का मतलब होता है लोच अधिक है। कीमत में जितना परिवर्तन होगा मांग में उससे अधिक परिवर्तन होगा। ये देखिए, ये डिस्टेंस कम है और ये इस डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सापेक्ष लोचदार। फिर सापेक्ष बेलोचदार का अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन के अनुपात में मांग में कम परिवर्तन होगा। तो ये देखिए, कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हुआ और मांग में परिवर्तन कम हुआ। तो बनाना बहुत सरल है। बेलोचदार में इसको खड़ा कर दीजिए, लोचदार में इसको आड़ा कर दीजिए, इकाई लोचदार में दोनों को बराबर कर दीजिए और सापेक्षता लोचदार में इसको
मांग को ज़्यादा कर दीजिए और बेरोजगार में मांग को कम कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप मांग की लोच की श्रेणियों का चित्र इजीली बना सकते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझाइए। इस नियम को पहले हम रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। यदि मान लीजिए कि आप भूमि को स्थिर रख देते हैं, पूंजी को स्थिर रख देते हैं और केवल श्रमिक की संख्या को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, तो क्या होगा कि प्रारंभ में तो उत्पादन बढ़ेगा और उसके बाद जब तक अनुकूलतम अनुपात नहीं मिलता, मान लीजिए आपकी भूमि बड़ी है, इस पर एक श्रमिक काम करेगा तो उत्पादन कम होगा। जैसे जैसे आप श्रमिकों को बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन भूमि की सीमा है, भूमि पर 3 ही श्रमिकों की आवश्यकता है। इसके बाद भी यदि आप श्रमिक को बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ने के स्थान पर घटने लगेगा। तो उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें क्या बताता है कि अन्य साधनों को स्थिर, ये भूमि और पूंजी को हमने क्या किया है, स्थिर, अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो एक बिंदु के पश्चात उत्पादन घटने लगता है। इसको आप लिखेंगे कैसे? परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है। हमने अभी देखा था ना कि उत्पादन पहले बढ़ा था, परंतु एक बिंदु के पश्चात उत्पादन क्या होता है, घटने लगता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी परिभाषा दी है कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि उत्पत्ति के साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, अर्थात सीमांत उत्पादन क्या है, घटने लगता है। इसकी तालिका आप बनाने के लिए क्या करेंगे कि पहले आप सीमांत उत्पादन को बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले उत्पादन बढ़ता है और फिर घटता है। तो पहले 10, 20 ये आपका उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, उत्पादन को घटाना है। तो 15, 5 यहाँ पर आपका उत्पादन घटा है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। तो 4 श्रमिकों की ज़रूरत थी, इसके बाद भी आपने 5वां श्रमिक लगाया तो कोई उत्पादन नहीं बढ़ा। और फिर भी आप श्रमिकों को बढ़ाते जाएंगे तो भूमि की तो सीमा है, आप ज़्यादा श्रमिकों को लगाएंगे तो वे श्रमिक कुछ काम करेंगे, कुछ बैठे रहेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, तो उत्पादन बढ़ने के स्थान पर क्या होगा, और घटने लगेगा, यानी ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, -2, यानी उत्पादन अब घटने लगा, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सीमांत उत्पादन को लिख लेंगे। सीमांत उत्पादन को लिखने के बाद फिर आप कुल उत्पादन कैसे निकालेंगे कि 10 को ये लिख देंगे। इसके बाद 10 में आप क्या करेंगे, 20 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 में 15 को जोड़ेंगे 45, 45 में 5 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में 0 को जोड़ेंगे तो 50 और 50 में -2 को जोड़ेंगे तो 48। तो इस तरीके से आप कुल उत्पादन निकाल लेंगे। फिर आपको औसत उत्पादन निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो कुल उत्पादन है उसमें श्रम की इकाइयों का भाग देंगे। 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 मिलेगा। फिर 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 मिलेगा। 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 15, 50 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 12.5, 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 10, 48 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से आप औसत उत्पादन की गणना कर लेते हैं। तालिका से हमें स्पष्ट है कि पहले तो उत्पादन बढ़ता है और एक बिंदु के पश्चात उत्पादन क्या होता है, घटने लगता है। चित्र में आपको एक्सप्लेन करने में ध्यान रखना है कि उत्पादन की 3 अवस्था होती हैं। प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है। द्वितीय अवस्था में प्रथम अवस्था में ही हम तीनों देख लेते हैं। औसत उत्पादन को यदि हम देखें तो औसत उत्पादन पहले तो बढ़ता है और फिर अधिकतम होकर घटने लगता है। औसत उत्पादन पहले बढ़ता है, अधिकतम होकर
घटने लगता है। और सीमांत उत्पादन क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर गिरना आरंभ कर देता है। ये पहली अवस्था हुई। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि कुल उत्पादन बढ़ता है और बढ़कर अधिकतम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये अधिकतम है। औसत उत्पादन गिरता है। सीमांत उत्पादन ये भी गिरता है। जब कुल द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो औसत उत्पादन शून्य हो जाता है। फिर तृतीय अवस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन को यदि हम तृतीय अवस्था में कुल उत्पादन को देखें तो कुल उत्पादन गिरता है, औसत उत्पादन गिरता है और सीमांत उत्पादन क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। एक बार और आप देख लीजिए इसको। यदि हम एक एक को देखें तो प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है, द्वितीय अवस्था में बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है, तृतीय अवस्था में घटता है। औसत उत्पादन को यदि हम देखें तो प्रथम अवस्था में बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है, द्वितीय अवस्था में ये गिरने लगता है और तृतीय अवस्था में भी गिरता है। सीमांत उत्पादन को यदि हम देखते हैं तो सीमांत उत्पादन प्रथम अवस्था में बढ़ता है और फिर गिरना भी आरंभ कर देता है। द्वितीय अवस्था में गिरकर शून्य हो जाता है और तृतीय अवस्था में क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से पैमाने के प्रतिफल की बढ़ती समस्या एवं घटती अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। अर्थात इसमें आपको पहले पैमाने का प्रतिफल बताना है, उसके बाद बढ़ता प्रतिफल और लास्ट में घटता प्रतिफल बताना है। तो यदि हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की पहले पैमाने के प्रतिफल की बात करें तो उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, मान लीजिए कि इनके द्वारा इतना उत्पादन किया जाता है। यदि हम इनको डबल कर दें, उत्पादन के साधनों को डबल कर दें तो हमारा उत्पादन डबल हो जाता है या उतना ही रहता है। मान लीजिए उत्पादन हमारा उतना ही रहेगा या डबल हो जाएगा या उत्पादन और कम हो जाएगा, यह कौन बताएगा, पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है कि उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पैमाने का जो प्रतिफल होता है इसमें आपको केवल बढ़ता और घटता प्रतिफल बताना है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधनों की मात्रा में आपने 10% वृद्धि की। पहले ये उत्पादन के साधन थे, इतने साधन यूज़ कर रहे थे और इतना उत्पादन हो रहा था। आपने उत्पादन के जो साधन हैं उनमें 10% वृद्धि की तो उत्पादन में 15% वृद्धि हुई। तो इसे हम क्या कहेंगे, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल क्या होता है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का घटता प्रतिफल, पैमाने का जो घटता प्रतिफल है वो हमें क्या बताता है कि यदि हम उत्पादन के साधनों की मात्रा में मान लीजिए 15% वृद्धि करते हैं और उत्पादन में केवल 10% वृद्धि होती है, यानी उत्पादन में वृद्धि कम हुई, तो ये क्या हो गया, घटता प्रतिफल। यानी घटते प्रतिफल में क्या होता है, उत्पादन के साधनों में, सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इतने अधिक क्रेता या विक्रेता होते हैं कि कोई भी क्रेता और विक्रेता मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। जैसे कि बाजार में आप जाते हैं और आप यदि कहें कि मुझे बहुत सारा माल चाहिए है तो आपको माल क्या होगा, सस्ते में मिल जाएगा, यानी आप मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में हुए।
लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इतने अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं कि कोई भी मूल्य को न घटा सकता है न बढ़ा सकता है, यानी मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। दूसरा है वस्तु समरूप होना। समरूप का अर्थ है कि वस्तुएं रंग, रूप, आकार, गुण, किस्म, पैकिंग सभी में एक जैसी होती हैं, यानी पूर्ण प्रतिस्थापन, यानी एक जैसी ही सारी वस्तुएं होती हैं। तो आपको ये वर्ड याद रखना है। तीसरा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। किसे होता है? क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जो क्रेता होता है उसे वस्तु की अधिक कीमत नहीं देनी होती, क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि पूरे बाजार में वस्तु एक ही कीमत पर एक जैसी मिलेगी। विक्रेता को क्या फ़ायदा होता है कि उसे विज्ञापन पर कोई व्यय नहीं करना होता, क्योंकि सभी वस्तुएं एक जैसी ही होती हैं। स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की कोई कानूनी, सरकारी या कृत्रिम रुकावट बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन में नहीं होती। यदि किसी फर्म को लाभ हो रहा है तो उसे देखकर कोई नई फर्म जो है वो बाजार में प्रवेश कर सकती है बिना किसी बाधा के, और यदि किसी फर्म को हानि हो रही है तो वो बिना किसी बाधा के व्यापार को छोड़कर जा सकती है। पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता किसकी होती है? वस्तुएं भी पूर्ण गतिशील होती हैं और उत्पादन के साधन भी। वस्तुएं गतिशीलता का फ़ायदा क्या होता है कि सभी स्थानों पर बिना रोक टोक के एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु जाती हैं, तो सभी स्थानों पर एक ही मूल्य पर वस्तुएं मिलती हैं। साधनों की गतिशीलता का फ़ायदा क्या होता है कि आपको यदि एक स्थान पर रोज़गार नहीं मिल रहा तो आप दूसरे स्थान पर रोज़गार के लिए, जहां आपको अधिक पारिश्रमिक मिले, वहां पर आप काम करने जा सकते हैं। बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, बाजार मूल्य क्या होता है कि आप रोज़ बाजार में जाते हैं। मान लीजिए आप टमाटर खरीदने जा रहे हैं, तो किसी दिन आपको टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहा है, किसी दिन 9 रुपये किलो, किसी दिन 12 रुपये किलो, यानी टमाटर का जो मूल्य है वो 10 रुपये के आसपास केंद्रित है। यदि आपसे पूछा जाए कि आजकल टमाटर का रेट क्या चल रहा है, तो आप क्या कहोगे? 10 रुपये के आसपास। हो सकता है कि 10 रुपये किसी दिन ना भी मिले, लेकिन उसके आसपास मूल्य पर तो आपको टमाटर मिलेंगे। तो जो जिसके आसपास मूल्य केंद्रित होते हैं वो सामान्य मूल्य होता है। 10 रुपये क्या है? सामान्य मूल्य। और बाज़ार मूल्य क्या है? बाज़ार में जिस दिन जिस रेट पर आपको वस्तु मिलेगी वो क्या हो जाएगा? बाज़ार मूल्य। अंतर क्या होता है? पहला समय। बाज़ार मूल्य अल्पकालीन होता है, रोज़ बदलता रहता है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है, लंबे समय तक 10 रुपये के आसपास रेट चल सकता है। बाज़ार मूल्य वास्तविक होता है, वास्तव में इस मूल्य पर आप वस्तु खरीदते हैं। सामान्य मूल्य काल्पनिक भी हो सकता है 10 रुपये किलो कभी भी ना मिले, लेकिन उसके आसपास तो केंद्रित रहेगा। सामान्य मूल्य संतुलन। बाजार मूल्य जो होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों का अस्थायी संतुलन। अस्थायी का मतलब होता है रोज़ डेली बदलना, जबकि सामान्य मूल्य क्या है? स्थायी संतुलन होता है। बाजार मूल्य के निर्धारण में किसका प्रभाव अधिक होता है? मांग का। यदि मान लीजिए कि बाजार में अचानक नारियल की मांग जो है वो बढ़ जाए तो क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगी। जबकि सामान्य मूल्य जो है उसमें पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। लाभ हानि। बाजार मूल्य में असामान्य लाभ या हानि हो सकती है। अचानक वस्तु की मांग बढ़ जाए तो विक्रेता को लाभ अधिक हो सकता है, और अचानक मांग घट जाए तो हानि हो सकती है। लेकिन सामान्य मूल्य में क्या होता है? हमेशा सामान्य, यानी कम से कम थोड़ा लाभ अवश्य होता है। एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रभाव। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को हम पहले चित्र से देखते हैं। अर्थव्यवस्था में केवल फर्म और परिवार हैं, सरकार का कोई रोल नहीं है।
अब परिवार क्या करता है? परिवार उत्पादन के साधन फर्म को देता है। बदले में फर्म क्या करती है? फर्म उत्पादन के साधनों को भुगतान करती है। अब ये जो पैसा फर्म का परिवार के पास गया, उस पैसे से परिवार क्या करता है? फर्म जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है, परिवार उन वस्तुओं का उपभोग कर लेता है, उन्हें खरीद लेता है। इस प्रकार जो आय है वो फर्म और परिवार के बीच में प्रवाहित होती रहती है। इसी हम कहते हैं द्विक्षेत्रीय प्रवाह। लिखेंगे कैसे? अब पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है कि जो आर्थिक इकाइयां हैं, परिवार और फर्म क्या हैं? आर्थिक इकाई। आर्थिक इकाइयों के बीच में आय का जो प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह। आर्थिक इकाइयाँ क्या हैं? परिवार, फर्म, सरकारी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। यहाँ चूँकि द्विक्षेत्रीय है तो हम केवल परिवार और फर्म की बात करेंगे। परिवार और फर्म का हम यदि उदाहरण देखें तो फर्म जो है वस्तुओं का उत्पादन करता है, बेचता है और आय प्राप्त करता है। ये आय वो क्या करता है? उत्पादन के साधनों को दे देता है। उत्पादन के साधन क्या करते हैं? उसी आय से फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु खरीद लेते हैं, तो पैसा वापस फर्म के पास चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। द्विक्षेत्रीय मॉडल की बात करें तो इसमें दो क्षेत्र में, पहला क्षेत्र है परिवार और दूसरा क्षेत्र है फर्म। अब परिवार क्या करता है? परिवार जो है सेवाएं किसको प्रदान करता है? उत्पादन क्षेत्र को। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस परिवार के पास से उत्पादन क्षेत्र के पास जाता है। उत्पादन के क्षेत्र में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनका उपभोग परिवार कर लेता है। उत्पादन का जो क्षेत्र होता है वो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करता है। ये वस्तुएं किसके द्वारा उपभोग की जाती हैं? परिवार के द्वारा। उत्पादक क्षेत्र उत्पादन के साधनों को प्रतिफल यानी उत्पादन के बदले में धन देता है। ये धन किसके पास जाता है? परिवार के पास। और इस प्रकार से आय का चक्रीय प्रवाह परिवार और उत्पादन क्षेत्र के बीच में होता रहता है। ये बंद अर्थव्यवस्था में। ये लास्ट में आपको चित्र बनाना है। चित्र को एक बार और समझ लीजिए। परिवार क्या करता है? उत्पादन के साधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस फर्म को देता है। फर्म क्या करता है? उनका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर लेता है। अब इन वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर जो आय प्राप्त होती है उस आय को फर्म उत्पादन के साधनों को भुगतान कर देता है, तो फर्म का पैसा परिवार के पास पहुंच जाता है। परिवार उस पैसे से उपभोग पर व्यय करता है, यानी फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु को खरीद लेता है, तो पैसा वापस फर्म के पास चला जाता है। तो आपको पहले ये, फिर ये और लास्ट में चित्र बनाना है। दोहरी गणना का क्या आशय है? इसे कैसे दूर किया जा सकता है? दोहरी गणना को पहले हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि आप राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं और आपने सबसे पहले नंबर कपास का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया 100 रुपये। अब इस कपास से जो है वो धागा बना, धागा 200 रुपये में बिका, तो आपने 200 रुपये शामिल कर लिए राष्ट्रीय आय में। इसके बाद फिर इस धागे से क्या हुआ? सूती कपड़ा बना। सूती कपड़े का मूल्य 300 रुपये था, वह भी आपने राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया। और अंत में इस कपड़े से एक शर्ट बनी और उस शर्ट का मूल्य जो था वो 400 रुपये था, वह भी आपने राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया। यानी आपने राष्ट्रीय आय में एक ही वस्तु के मूल्य को 4 बार शामिल किया। पहले कपास के 100 रुपये, इसके बाद कपास से धागा बना, धागे के 200 रुपये, धागा 200 रुपये में बिका। इसके बाद धागे से कपड़ा बना, कपड़ा 300 रुपये में बिका और अंत में शर्ट बनी जो 400 रुपये में बिकी। तो इस प्रकार आपने राष्ट्रीय आय में 4 बार एक ही वस्तु के मूल्य को शामिल किया, इसलिए इसे क्या कहेंगे? दोहरी गणना की समस्या। आपने राष्ट्रीय आय में 1000 रुपये शामिल कर लिए। अब इस दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप अंतिम उत्पाद का मूल्य यानी केवल 400 रुपये जोड़ें, तो उसमें कपास का, धागे का और कपड़े का सबका मूल्य शामिल होगा।
या फिर आप क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर हुई मूल्य वृद्धि को जोड़ सकते हैं। जैसे आपने पहले 100 रुपये का कपास हुआ, दूसरे स्तर पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई, 100 की, 200 में से 100 घटा देंगे। तीसरे स्तर पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई, 200 में से 300 घटाएंगे यानी 100 की मूल्य वृद्धि हुई। 300 में से 400 घटाएंगे यानी अगले स्तर पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई, 100 की। अगर हम इन चारों 100 को जोड़ लें तो हमें कितनी मूल्य मिलेगा, 400, यानी हमें राष्ट्रीय आय में 400 रुपये जोड़ना चाहिए। तो उत्पाद विधि में तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अंतिम उत्पाद का मूल्य जोड़ लेंगे, और मूल्य वृद्धि रीति में आप क्या करेंगे कि प्रत्येक स्तर पर जितनी जितनी मूल्य वृद्धि हुई है उसको जोड़कर अंतिम उत्पाद का मूल्य ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे कैसे इसको। दोहरी गणना का अर्थ क्या होता है, एक ही उत्पाद के मूल्य को एक से अधिक बार गिनना। यानी राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो हमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल करना होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं। जैसे कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से शर्ट, तो शर्ट क्या है, अंतिम उत्पाद है, और बाकी ये सब क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। तो हमें ये मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करना, हमें अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही शामिल करना चाहिए। चूँकि हम सबके मूल्य को शामिल कर लेते हैं तो इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। इसका ये उदाहरण है। अब इसको इस समस्या से दूर कैसे हुआ जा सकता है, इस समस्या को ठीक करने के लिए उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं, सीधे अंतिम उत्पाद के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा देते हैं। मूल्य वृद्धि रीति में हम क्या करते हैं, प्रत्येक स्तर पर जितनी मूल्य वृद्धि होती है उसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे उत्पाद विधि में तो हमने अंतिम उत्पाद यानी जो हमारी शर्ट बनी थी और शर्ट का मूल्य 400 था तो हमने डायरेक्ट इसे शामिल कर लिया। जबकि मूल्य वृद्धि रीति में हम क्या करेंगे, पहले कपास का मूल्य 10 रुपये, दूसरे स्तर कपास से धागा बना तो 100 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई, तीसरे स्तर पर धागे से कपड़ा बना तो 100 की मूल्य वृद्धि हुई, चौथे स्तर पर कपड़े से जब शर्ट बनी तो क्या हुआ, 100 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई। तो हम प्रत्येक स्तर पर हुई मूल्य वृद्धि को जोड़कर 400 रुपये को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो आपको इतना ना लिख पाएँ तो आप इतना याद रखें कि उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं, केवल मूल्य वृद्धि को अंतिम उत्पाद के मूल्य को जोड़ते हैं, और मूल्य वृद्धि रीति में प्रत्येक स्तर पर हुई मूल्य वृद्धि को जोड़कर हम दोहरी गणना से बच सकते हैं।